कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर कांजी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। लेकिन भाई लोग, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है। बचपन में उसकी बहन मर चुकी थी और एक ऐसी बीमारी से जिसका कोई भी इलाज नहीं था। और उसी के बाद से उसने ये डिसाइड करा कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। और उसका एक सपना था और वो एक ऐसी दवाई बनाएगा कि जिससे कोई भी बीमारी ख़त्म हो सके। और इसी चक्कर में वो अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर चुका था। ना वो खाता था और ना पीता था। और वो अपनी दवाई के ऊपर दिन भर रिसर्च करता रहता था और सिर्फ अपनी दवाई के ऊपर ही फोकस करता था। और इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती रही। ऐसे एक दिन काम करते करते उसको बहुत ज़्यादा थकान हो गई। फिर वो सोचता है कि वो 40 मिनट का ब्रेक लेगा, इसके बाद वो फिर काम करेगा। इसलिए वो अलार्म लगा कर अपने सोफे पर ही सो जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसको पता चलता है कि वो मर चुका है और दूसरी दुनिया में रिकार्नेट होकर आया होता है। हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया के 10 साल के बच्चे में रिकार्नेट हुआ है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो बहुत ही उसके लिए चिंता जताती है और कहती है कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, आपके ऊपर बिजली गिरी थी और आप बहुत टाइम से कोमा में थे। कांजी कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी उसकी मेड उसके सामने मिरर लेकर आ जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है ये कौन है। तभी मेड कहती है, मास्टर आप खुद को भूल गए क्या? आप एक फार्मा हो और एक नॉबल फैमिली के लड़के हो। तब उसको अपनी पिछले लाइफ का कुछ याद आ रहा होता है कि वो ओवर वर्क करते करते सो गया और वो मर गया। लेकिन इसको इस लाइफ का कुछ भी याद नहीं। लेकिन ये सब सोचते सोचते उसको अपने शोल्डर में काफी ज्यादा दर्द होता है। वो तभी देख रहा होता है कि उसको वहाँ पे बैंडेज लगा होता है। तब वो अपनी मेड से कहता है कि तुम इस बैंडेज को हटा दो। उसके बाद उसकी मेड कहीं जाती है और उसके लिए गर्म पानी करके लेके आती है और उसकी बॉडी की अच्छे से खातिरदारी करती है। फार्मा जैसे ही अपने बैंडेजेस को हटा रहा होता है, वैसे ही उसका हाथ में एक टैटू जैसा कुछ निशान दिखता है। मेड उस निशान को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद फार्मा कहता है, अरे घबराओ मत, ये तब हुआ होगा जब मेरे ऊपर बिजली गिरी थी। मेड कहती है, अरे नहीं, ये तुम्हें गॉड ऑफ मेडिसिन ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है और ये इसका सबूत है। फार्मा कहता है, ये गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स कौन है? ये सुनने के बाद मेड चौंक जाती है और ये कहती है, ये मत कहो कि आप गॉड ऑफ मेडिसिन को भूल चुके हो, क्योंकि आपका पूरा खानदान गॉड ऑफ मेडिसिन की पूजा करता है। जिसके बाद फार्मा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है अपनी मेड से कि तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी का याद दिलाओ ताकि मुझे वो सब याद आ सके। उसके बाद मेड खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मेरा नाम है शार्लेट और वो उसकी पर्सनल मेड है। उसके बाद शार्लेट कांजी को पूरा महल घुमाने लगती है और शार्लेट बताती है कि आप एक रॉयल फार्मासिस्ट की फैमिली से हो। जिसके बाद शार्लेट ये भी बताती है कि उसकी फैमिली मैजिक यूज कर सकती है। फार्मा कहता है, इसका मतलब तो मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। ये सुन के शार्लेट डर जाती है और कहती है, क्या आप मैजिक यूज करना भी भूल गए? ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया और अगर सबको पता चल गया तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैजिक एक नोबेलिटी है। अगर आप अपने मैजिक को ही खो दोगे तो आपको इस फैमिली से निकाल दिया जाएगा। तब फार्मा सच सच बोल देता है कि हाँ, वो मैजिक यूज करना भूल गया। तब शार्लेट बोलती है, अच्छा अभी ठीक है, आपने मुझे तो ये सब बता दिया और बाकी ये सब किसी को मत बताना, अपने डैड को भी नहीं। शार्लेट ये बोलती है कि मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आप वाटर मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे थे। ये सुनने के बाद फार्मा अपने वाटर मैजिक पे ध्यान देना शुरू कर देता है कि इसको फिर वो याद आ जाए कि कैसे वो वाटर मैजिक को यूज करता था। तभी वो अपने दिमाग में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में सोचने लगता है और वो उसको इतना सोचता है कि तभी उसके हाथ से पानी निकलना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि वो अपने पानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद वो खिड़की से सारा का सारा पानी फेंक देता है और नीचे शार्लेट खड़ी होती है जो कि गीली हो जाती है। फार्मा कहता है कि मुझे माफ कर देना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे स्टॉप करूं। शार्लेट कहती है, अरे कोई बात नहीं, मुझे तो ये जानकर खुशी हुई कि आपको वाटर मैजिक यूज करना आ गया। उसके बाद फार्मा सोचता है कि वो जिस भी एलिमेंट के बारे में सोचता है कि वो उसके सामने आ जाती है और इसी के साथ वो अपने दूसरे हाथ से इरेज भी कर सकता है। इतने में वहाँ पे शार्लेट आ जाती है और फार्मा को वो अपनी लाइब्रेरी में लेके जाती है। वहाँ पे फार्मा कुछ बुक्स पढ़ने लगता है। उतने में शार्लेट कहती है, आप यहाँ के सारे बुक्स पढ़ चुके हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि फार्मा अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। इधर फार्मा का फादर उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। फार्मा का डैड कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। फिर फार्मा की मॉम कहती है, अरे उस छोड़ो, वो अभी ठीक हुआ है। फार्मा कहता है, आपको जो सवाल पूछना आप वो पूछ सकते हो। इसके बाद फार्मा का डैड उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है, लेकिन फार्मा सबका सही जवाब देता है। फादर भी उसके आंसर से बहुत ही खुश होते हैं। कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, कि अब तुम अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अब ट्रेनिंग का नाम सुन के फार्मा सोचता है कि कौन से ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी पर्सनल ट्यूटर जिसका नाम एलन होता है वो वहाँ आती है
एलन उसको मैजिक सिखाती है और फार्मा का बिहेवियर देख के एलन भी थोड़ा चौंक जाती है और कहती है कि आज क्या हो गया, आज तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फार्मा एलन के साथ बुरा व्यवहार करा करता था। फार्मा सच सच बता देता है कि जब से वो लाइटनिंग वाला केस हुआ था उसके साथ उसको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं। जिसके बाद एलन शांति से बैठती है और उससे डिवाइन आर्ट के बारे में पूछती है, लेकिन फार्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद एलन उसको डिवाइन आर्ट के बारे में सब कुछ बताती और उसको नदी के किनारे ले जाती है उसको प्रैक्टिस कराने के लिए। उसके बाद एलन अपनी मैजिक स्टिक को बाहर निकालती और एक डेमो दिखाती है। डेमो दिखाने के बाद एलन फार्मा को कहती है कि तुम अपनी स्टिक निकालो। जिसके बाद फार्मा कहता है कि मेरे पास अपनी स्टिक नहीं है, तो एलन अपनी स्टिक दे देती है। फार्मा डेमो देखकर वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है और वो मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसे देखकर एलन भी चौंक जाती है। एलन सोचती है कि ये क्या है और उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जिसके बाद एलन उसके हाथ में एक स्टिक को पकड़ा देती है। ये स्टिक मैजिक नापने के काम आती है। फार्मा का मैजिक नापते नापते वो डिवाइस ही खराब हो जाता है। ये देखकर एलन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है। उसके बाद वो फार्मा के शोल्डर को देखने लगती है और वहाँ पे हटा के देखती है कि वहाँ पे रोशनी चमक रही होती है। वो देखती है कि गॉड ने उसको जो मार्क दिया है वो बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है। फार्मा कहता है कि ये एक रैंडम मार्क है। एलन कहती है नहीं, ये कोई रैंडम मार्क नहीं, गॉड ऑफ मेडिसिन ने तुमको ये साइन दिया है। एलन कहती है मैजिक नापने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो डिवाइस को तुम कभी यूज मत करना, और किसी के सामने भी नहीं और अपने डैड के सामने भी नहीं। आज के लिए वो अपनी क्लास को यहीं पर ही खत्म करती है। वापस जाते हुए वो एक जगह पर बैठते हैं। इधर दिखाया जाता है कि फार्मा किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम को देख सकता है। वो देखता है कि एलन का फिंगर ब्लू लग रहा है। एलन कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, वो सुबह प्रैक्टिस करते हुए मुझे चोट लगी थी। एलन अब और भी जरा डर जाती है और पीछे हट जाती है और कहती है कि ये फेम है, गॉड ऑफ मेडिसिन ने तुम्हें ये दिया है, उनकी एबिलिटी। और वो डर जाती है, कहती है कि तुम मुझे मारना मत, और ये कहते हैं वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड उसको बताते हैं कि एलन को हाई फीवर हो चुका है और साथ में ये भी कि वो तुमको अब ट्यूटर नहीं कर पाएगी, जो कि काफी वियर्ड है। वो उसको कुछ मेडिसिन और शॉर्ट नोट भी देते हैं और कहते हैं कि ये तुम एलन को डिलीवर कर दो और उसका हाल चाल भी देख लेना कैसी है। वो एक रूम में एलन का वेट कर रहा होता है और एकदम से हॉल का मेन डोर खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एलन आई होती है एक ही आर्मर पहन के और उसकी तरफ डरते हुए बोलती है कि तुम मुझे मत मारना, यहाँ से तुम चले जाओ। फार्मा उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। उसके बाद एलन अपने मास्क को हटाती है और कहती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। फार्मा बताता है कि उसके फादर ने उसे मेडिसिन देने के लिए कहा है आपको। वो रूम के अंदर आती है और वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो सोचती है कि फार्मा ने इसके अंदर कुछ पॉइजन वाइजन तो नहीं मिला दिया। फार्मा कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फार्मा उसे कुछ मेडिसिन देता है जो उसने उसके मॉडर्न साइंस टैलेंट की वजह से बनाया है और ये सुनने के बाद ये और भी ज़रा डर जाती है। फार्मा ये श्योर करता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और साथ ही उसको ये बताता है कि तुम मेरी ट्यूटर बनी रहो और ये मेरी इच्छा है। और एलन कहती है कि तुम्हें कुछ सीखने वीखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम खुद गॉड ऑफ मेडिसिन का रिकार्नेशन हो। लेकिन फार्मा बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और कहता है कि तुम्हें मेरा टीचर बनना पड़ेगा और ये एक गॉड की इच्छा है। एलन कहती है अगर ये गॉड की इच्छा है तो मैं इसे कैसे टाल सकती हूँ। इसके बाद फार्मा उसको सब सच सच बता देता है कि मुझे बिल्कुल भी मैजिक यूज करना नहीं आता और बताता है कि ना ही मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ पता है। पहले श्योर करता है कि वो कोई गॉड नहीं है और कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हमारी लाइब्रेरी में पूरी किताब भरी पड़ी है, बाकी उसमें सब मेडिसिन के बारे में ही लिखा हुआ है, उसमें मैजिक के बारे में कुछ नहीं लिखा है और वो अपने मैजिक को कंट्रोल करना चाहता है। एलन कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ट्यूटर फिर से बन जाती हूँ। उसी के साथ फार्मिस्ट कहता है अगर तुम नहीं बनोगी तो मैं तुमसे सारे फ्लावर्स ले लूंगा। उसी के अगले दिन फार्मिस्ट गार्डन में घूम रहा होता है और वहाँ पे अचानक से एलन आ जाती है। फिर से वो आर्मर पहन के आई हुई होती है। वो कहती है कि तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आर्मर पहन के आई हूँ कि जब तक तुम अपना मैजिक यूज करना अच्छे से सीख नहीं जाते तब तक मुझे आर्मर पहनना ही पड़ेगा। और कहती है कि वो मेडिसिन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो पाई। और कहती है कि तुम्हारे डैड के मेडिसिन भी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते जितनी जल्दी तुम्हारी मेडिसिन कर देती है। और वो कहती है कि मैं फाइनली डिसाइड कर चुकी है कि मैं अब तुम्हारी ट्यूटर रहूंगी। और वो कहती है कि हम खाली जगह पर जाएंगे, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई ना हो। उससे ये होगा कि यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं मचेगा। हम उसके बाद ये देखते हैं कि वो पूरा दिन भर अपने आप को ट्रेन करता है। वो बहुत सारे एलिमेंट्स को मिक्स करता है और अलग अलग चीज़ें बनाया करता है।
एलन कहती है कि ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज की बात है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी सब सीख रहे हो और अगर तुम ऐसे ही सीखते रहोगे तो तुम सब कुछ बहुत जल्दी मास्टर कर लोगे। इसके बाद फार्मिस्ट अपने घर आ जाता है और वहाँ पे सीढ़ी पे बैठ के सब लोगों को देख रहा होता है अच्छे से किसको क्या बीमारी है और वो साथ में नोट भी कर रहा होता है कि सबको क्या क्या डिजीज है। उसकी आई एबिलिटी उसके बहुत ज़्यादा काम आती है कि सबके डिजीज चेक करने के लिए और साथ ही ये अपनी एबिलिटी के बारे में भी देख रहा होता है कि एबिलिटी से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फाइनली वो अपने सारे सर्वेंट्स की डिसीज को चेक कर लेता है। उसी के बाद शार्लेट उसके सामने से गुजरती है। उसके हैंड में ड्राई स्किन्स और थोड़ी कुछ और बीमारी थी। वो अपने रूम में जाके शार्लेट के लिए एक मेडिसिन क्रिएट करता है और वो अपने मॉडर्न नॉलेज से कंपाउंड्स को यूज करके शार्लेट के लिए मेडिसिन बना लाता है और साथ ही ये बताता है ये मेडिसिन उसके हाथ को सही कर देगी। ये देखकर शार्लेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये मेडिसिन अपने मॉम के साथ और बाकी सर्वेंट के साथ शेयर कर सकती है। उसके बाद फार्मा कहता है मैंने सबके लिए अलग अलग मेडिसिन बनाई है, सबकी अलग अलग डिसीज के लिए। उसके बाद वो शार्लेट के पास जाता है और सबको अपनी अपनी मेडिसिन देना शुरू करता है और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद शार्लेट एक्सप्लेन करती है कि उनको नोबल्स से कभी मेडिसिन नहीं मिली, कि नोबल्स और पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिवाइड है। नोबल्स पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते और करते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई फीस मांगते हैं। फार्मा ये चीज़ रियलाइज करता है कि इधर कितना ज़्यादा भेदभाव है। ये सुनकर फार्मा काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो खुद को वादा करता है कि जितने भी मेडिसिन है वो हर लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाएगा। उसके बाद वो डाइनिंग एरिया में जाता है। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसकी छोटी बहन को चिकन पॉक्स हुआ होता है और उसके फादर कहते हैं कि कोई भी 3 महीने के लिए उसके रूम के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद फार्मा अपने रूम में जाता है और कुछ केमिकल कंपोनेंट्स और ड्रग्स को अलग अलग मैच वगैरह कर करके कोई ना कोई मेडिसिन बनाता है। स्टार्टिंग में उससे वो मेडिसिन बन नहीं रही थी, बाकी फाइनली वो आखिरकार बना ही लेता है। उसके बाद वो अपने सिस्टर के रूम में जाता है और वो चेक करता है उसके कितनी तेज बुखार है। उसके बाद वो अपनी सिस्टर को अच्छे से ट्रीट करता है और उसको मेडिसिन दे देता है। नेक्स्ट डे वो अपने फादर के साथ उसके सिस्टर के रूम में जाता है। उसके फादर उसके साथ इसलिए आए थे कि वो अपनी बेटी को चेक कर सके वो कैसी है, लेकिन उसका फादर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो कितनी जल्दी ठीक हो चुकी है। उसके बाद फार्मा एक स्मॉल माइक्रोस्कोप डेवलप करता है। उसके बाद फादर कहते हैं कि हमें रॉयल कैपिटल से बुलावा आया है। फादर काफी ज्यादा परेशान लगते हैं और जोर जोर से खांसने लगता है और फार्मासिस्ट देख लेता है और चेक करता है कि उसके फादर के लंग्स में दिक्कत है, लेकिन वो होप करता है कि उसके डैड के पास इसके लिए कुछ ना कुछ इलाज जरूर होगा क्योंकि फादर के पास मेडिकल नॉलेज है। फार्मा कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे मेरे असिस्टेंट बनकर और इससे तुम प्रॉब्लम्स को डील करना भी सीख सकोगे। इससे तुम्हें अलग नॉवेल्स के बारे में भी पता चलेगा। उसके बाद दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं। उसके बाद सीन सीधा चेंज होता है रॉयल कैपिटल में। उसके बाद फार्मा का फादर किसी बड़े बाल वाले से जाके बात करता है कि अब क्वीन कैसी है। बड़े बाल वाला कहता है कि अभी क्वीन की हालत ठीक नहीं है। फादर क्वीन को रिस्पेक्ट दिखाते हुए उनके सामने झुकते हैं। फादर पूछते हैं अभी क्वीन का रियल कंडीशन क्या है। चोटी वाला आदमी कहता है कि इनको अभी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो कि ऐसा लग रहा होता है कि मर चुकी होती है, बाकी वो जिंदा होती है। जिसके बाद डैड क्वीन के पास जाते हैं और उसे चेक करते हैं, जो कि फार्मा से कहते हैं बैग ले आओ। उसके बाद डैड ब्लड सैंपल को लेते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। उसके बाद फार्मा के डैड एस्ट्रोलॉजी के पास आते हैं जो कि सब कुछ पहले से ही बताता है। फिर सब लोग क्वीन का हॉरोस्कोप चेक करने लगते हैं कि वो जिंदा रहेंगी कि नहीं। जिसके बाद फादर कहते हैं कि स्टार अलाइन नहीं कर रहा। फिर सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि क्वीन को अब सेव नहीं करा जा सकता, कि अब क्वीन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, अब क्वीन कल तक मर जाएगी। फिर फार्मा के डैड फार्मा से बोलते हैं कि फार्मा कुछ बैग से केमिकल ले आओ। फार्मा देखता है कि डैड क्वीन को हाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लास्ट टाइम खुश हो सके मरने से पहले। क्वीन सीधा पूछती है कि क्या वो जिंदा रहेगी। उसके बाद फादर कहते हैं कि मेडिसिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हाँ ये काम करेगी। फार्मा पीछे मुड़ता है और देख रहा होता है कि कैसे सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्वीन का कैसे अंतिम संस्कार करा जाए। फार्मा रियलाइज करता है कि उसका फादर क्वीन का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है बल्कि क्वीन को एक शांति का मौत दे रहा है। वैसे इसमें इसके फादर की भी कोई गलती नहीं क्योंकि अभी तक इसका मेडिसिन नहीं बना इस बीमारी का। फिर फार्मा सोचने लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसे तो क्वीन मर जाएगी। फार्मा अपनी एबिलिटी से चेक करता है कि क्वीन को क्या प्रॉब्लम है। फार्मा देखता है कि क्वीन को प्रॉब्लम लंग्स में है, उनको कैंसर है। सिम्टम्स को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में इसकी दवा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन फ्यूचर की मेडिसिन से इसे ठीक करा जा सकता है। तभी अचानक से 2 बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और रोने लगते हैं कि क्वीन आप अभी मर नहीं सकती और हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। इन सारे बच्चों को देखकर क्वीन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है
और ये देखकर फार्मा डिसाइड करता है कि इस हालत में वो क्वीन को नहीं छोड़ सकता, उसे मरने नहीं दे सकता। उसके बाद फार्मा क्वीन के पास जाने लगता है और पूछता है क्या वो अपनी मेडिसिन को आपके ऊपर ट्राई कर सकता है। ये बात सुन के वहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसका फादर उसके पास आके कहता है कि ये तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, इसका कोई मेडिसिन नहीं बन सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। फार्मा अपने डैड को इग्नोर कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं क्वीन को ठीक कर सकता हूँ, और एकदम से उसके डैड आते हैं और कहता है तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, क्वीन अब ठीक नहीं हो सकती। बाकी क्वीन उसको समझाती है कि नहीं तो उसे करने दो ट्रीट, क्योंकि क्वीन को फार्मा पर ट्रस्ट है। इसके बाद फार्मा क्वीन को थैंक्स बोलकर उस रूम से चले जाता है और अपने आप को उस रूम में बंद कर देता है और अपने बैग से बहुत सारे सामान को निकालता है और मेडिसिन बनाना शुरू कर देता है। और एकदम से उसके फादर आते हैं जो उसको दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन फार्मा अपने काम पर फोकस करता है, उस पर डैड पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन फार्मा अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करता है और सारे केमिकल नेचर्स को सोचने लगता है जिससे मेडिसिन को क्रिएट किया जाए। उसके बाद वो सबसे पहले केमिकल नेचर को ड्रॉ करता है, उसको इमेजिन करके उसके बाद वो सिंथेसाइज करता है उसको। फिर उसका फादर मैजिक को यूज करके डोर को तोड़ के अंदर आ जाता है और उसके फादर कहते हैं कि तुम अपना पागलपन बंद करो। उसके फादर कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही बन सकती है इसकी, जो तुम करने वाले हो उससे क्वीन को और ज्यादा तकलीफ होगी। फार्मा कहता है नहीं, डिसीज का मेडिसिन जरूर बन सकता, तो आप बहुत ज्यादा डम्प हो क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हो और उसके ऊपर बिलीव करके आप मेडिसिन बना रहे हो। उसके बाद फार्मा दोबारा से अपनी मेडिसिन पे काम करना शुरू कर देता है, तो वो देखकर उसके डैड बहुत ऑफेंड हो जाते हैं और उस पर एक अटैक कर देते हैं। उसके बाद फार्मा पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में है। फार्मा के डैड कहते हैं तुम कौन से मेडिकल मेडिसिन की बात कर रहे हो। फार्मा उसके डैड को कहता है कि आप प्लीज अपनी मैजिक स्टिक को नीचे रख दे, लेकिन उसके डैड उसकी बात को इग्नोर करता है और फिर से कुछ अटैक्स करता है आइस के। उसके बाद फार्मा अपने मैजिक बैरियर का यूज करता है, जिसे देखकर उसके डैड भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि फार्मा इतना खतरनाक अटैक कैसे कर सकता है। उसके बाद फार्मा एक जाइंट वॉल बना देता है अपने डैड की और खुद की तरफ। उसके डैड तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि फार्मा कभी ऐसा मैजिक भी यूज कर सकता था क्या। उसके बाद फार्मा के डैड कहते हैं कि तुम सच बताओ तुम कौन हो। फार्मा ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर उसके बाद फार्मा सोचता है कि मैं ये सब डैड को कैसे बताऊं। जिसके बाद फार्मा के डैड के हाथ में फार्मा की डायरी लग जाती है जिसके अंदर केमिकल कंपोनेंट और मेडिसिन के बारे में लिखा होता है। फार्मा के डैड पूछते हैं कि तुम्हें इतना नॉलेज कहाँ से मिला। फार्मा कहता है कि जब वो कोमा में था तब उसने उसका सपना देखा था, तभी से उसको इन सभी मेडिसिन का नॉलेज आ चुका है। फार्मा के डैड पूछते हैं कि तुम्हें ये सब गॉड ऑफ रेवोल्यूशन से मिला है क्या। फार्मा कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता। जिसके बाद फार्मा के डैड कहते हैं अगर तुम्हें ये सच में गॉड से मिला है तो मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसके बाद फार्मा के डैड अपनी मैजिक स्टिक को नीचे रख देते हैं और फार्मा भी रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपनी वॉल को इवेपोरेट कर देता है। फिर फार्मा के डैड कहते हैं ठीक है तुम अपने काम को कंटिन्यू रखो। फिर फार्मा के डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फार्मा अपनी मेडिसिन बनाने का काम शुरू कर देता है और उसके बाद वो क्वीन के पास ले आता है और कहता है कि आपकी तबीयत इस वजह से खराब हुआ है कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है और इस इन्फेक्शन के कारण आपको ये दवाई बहुत सालों तक लेना ही पड़ेगा। उसके बाद वो मेडिसिन 2 ग्लास में डालता है, एक ग्लास में खुद के लिए, एक ग्लास में क्वीन के लिए। वो खुद रिस्पेक्ट दिखाते हुए मेडिसिन पी जाता है कि उसमें कुछ न कुछ मिलाया नहीं है और उसके बाद क्वीन भी मेडिसिन पी लेती है और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। क्वीन कहते हैं कि अब मैं पहले से बहुत बेटर महसूस कर रही हूँ। फिर उसके बाद सभी लोग फार्मा की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद फार्मा और उसके डैड उसके मेंशन में वापस चले जाते हैं और ये बात को गुजरे अब 9 महीने बीत जाते हैं। फार्मा दोबारा से राजमहल में आता है क्वीन को देखने के लिए। उसके बाद उसको पता चलता है कि क्वीन की तबीयत अब बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है पहले से। क्वीन कहती है कि मैंने तो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी, लेकिन उनके छोटे बेटे की वजह से उन्होंने फिर से दोबारा जीना सीखा। फार्मा फिर क्वीन को अलविदा बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर हमें दोनों बाप बेटों को रॉयल पैलेस में दिखाया जाता है। आज वो दोनों इसलिए यहाँ पे आए कि क्वीन उन दोनों को रिस्पेक्ट देगी। उधर पहुँचने के बाद सबसे पहले वो फार्मा के डैड को रिस्पेक्ट देती है, उसके बाद क्वीन फार्मा को भी रिस्पेक्ट देती है। साथ ही साथ उसको रॉयल फार्मासिस्ट का टैग भी मिलता है और ये टैग मिलने के बाद फार्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्वीन फार्मा से कहती है कि अब तुम्हें जिधर चाहो उधर अपने फार्मासिस्ट का दुकान खोल सकते हो, जिससे फार्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो क्वीन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद फार्मा अपने घर पे बहुत सारे कारपेंटर्स को बुला लेता है ताकि वो अपनी न्यू फार्मेसी शॉप को ओपन कर सके और वो फिर उसके बाद उसका नाम सोचने लगते हैं उसकी दुकान का। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक नाम याद आता है जो कि होता है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। ये नाम सुनने के बाद सब चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये यूनिक नाम है तो इसे रख भी सकते हैं। उसके बाद उसके फार्मेसी का काम जोरों शोरों से चालू हो जाता है और कुछ टाइम में उसकी दुकान का बोर्ड भी तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद एलन आती है और उसका दुकान का नाम देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है
और उसकी बहुत तारीफ करती है और उससे फार्मा शर्मा जाता है। तभी उधर एक मोटा सा आदमी चला आता है और कहता है कि इधर का मालिक कौन है। फार्मा कहता है कि वो इधर का मालिक है। वो आदमी फार्मा को देख के कहता है कि तुम तो अभी बहुत ज्यादा छोटे हो। वो आदमी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा ऑफर है। कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कोलैब करोगे, हम दोनों एक साथ मिलके इस बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। फार्मा उसको सीधा सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो आदमी उसको बार बार कहने लगता है, फिर भी फार्मा उसको मना करते जा रहा होता है। वो कहता है कि मैंने इस दवाई की शॉप को इसलिए ओपन नहीं करा कि वो पैसा कमा सके, मैं इसलिए ओपन करना चाहता था कि मैं गरीबों की हेल्प कर सकूं। फार्मा की ये सब बात सुन के वो आदमी चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं मानता और एक ही बात बोलता है कि तुम मेरे साथ कोलैब कर लो और कहता है कि हम दोनों मिलके बहुत सारा पैसा कमाएंगे। फार्मा उस आदमी को बार बार मना करता है। इसके बाद तो एलन भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तू यहाँ से भागेगा मोटे कि तुझे मार मार के भगाऊं। इसके बाद ये आदमी वहाँ से चुपचाप चले आता है। उसके बाद वो दोनों फार्मेसी के अंदर चले आता है और उसके बाद फार्मा नोटिस करता है कि उसके पास एम्प्लॉय नहीं है और इतना कहने के बाद ही वहाँ पे शार्लेट चली आती है और कहती है कि मुझे काम दिया जाए। फार्मा कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रख लूंगा, फिर भी हमें एक आदमी की कमी पड़ रही है जो कि अकाउंटेंट का काम संभालेगा। फार्मा सोचने लगता है कि वो किसको रखे, लेकिन फार्मा नोटिस करता है कि घर में सभी लोग रो रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो फार्मा के डैड है, फार्मा के डैड का एक अकाउंटेंट है, वो आज रिटायर हो रहा है। दूसरा आदमी बताता है कि ये इसलिए रिटायरमेंट ले रहा है कि इसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ये सुनकर फार्मा कहता है कि अगर वो उनके पैर का दर्द सही कर दे तो क्या वो फार्मा के साथ काम करना पसंद करेंगे। वो आदमी हाँ कह देता है, लेकिन उसके बाद फार्मा अपने डैड के पास परमिशन लेने के लिए आया होता है कि वो उसके अकाउंटेंट को अपना अकाउंटेंट बना सकता है क्या। फार्मा के डैड उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम उसको अपना अकाउंटेंट बना सकते हो। फार्मा के फादर उसको तिजोरी भर के गोल्ड कॉइन देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने फार्मेसी को और अच्छा बना लो। एंड उसी के नेक्स्ट डे बाद फार्मा अपने फार्मेसी का ग्रैंड ओपनिंग करता है, बहुत ही अच्छे से धूमधाम से। और यही देखते देखते 10 से 15 दिन बीत जाते हैं और ये देखता है फार्मा कि उसकी फार्मेसी में कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा होता है। बाकी ये अंकल उसके फार्मेसी में डेली आया करते हैं, डेली के कस्टमर होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ कैंडीज खरीद के लेके जाते हैं। लेकिन उसी कुछ देर बाद फार्मा के मॉम डैड भेस बदल कर आते हैं, बाकी फार्मा उसको पहचान जाता है। उसके बाद मॉम डैड अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं और डैड पूछते हैं कि तुम्हारा हालत क्या हो गया है, तुम्हारी शॉप तो बिल्कुल नहीं चल रही है। उसके फादर कहते हैं कि तुम मुझे अपनी शॉप को अच्छे से दिखाओ, मैं उसका रीचेक करके बताऊंगा कि कुछ कमी है कि नहीं। फार्मा फादर से सजेशन मांगता है कि क्या कुछ गलती हुई है, क्या मैं उसको कुछ सही कर सकूं या फर्नीचर में कुछ दिक्कत है। फार्मा के डैड कहते हैं नहीं सब कुछ सही है, लेकिन फार्मा सोचने लगता है कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। फार्मा की मॉम कहती है कि वो मेडिसिन के साथ कॉस्मेटिक आइटम्स बेचना शुरू करे, उससे उसकी सेल दुगनी हो जाएगी। उसके बाद फीमेल कस्टमर्स तुम्हारी शॉप में जरूर विजिट करेंगी। ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे एक बंदा अचानक से दौड़कर आता है और वो कहता है कि इधर कोई फार्मासिस्ट है तो जल्दी मेरे साथ चले। वहाँ पे एक लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उधर जाने के बाद फार्मा देखता है कि उस लड़की की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। फार्मा अपनी आई एबिलिटी का यूज़ करके उसकी बीमारी देखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उस लड़की के हाथ में बहुत ज़्यादा घाव पड़े हुए हैं जो कि उसने खुद ही चाकू से करा है और फार्मा कहता है कि इसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, इस वजह से कमज़ोर होकर बेहोश हो गई है। उसके बाद फार्मा उस लड़की का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है और उसके कुछ ही देर बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। फार्मा पूछता है कि तुमने अपने हाथ पे ये जानबूझ के कट्स क्यों लगाए। वो लड़की कहती है कि उसके क्रश ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसने गुस्से में आकर अपने हाथ पे निशान कर दिया। वो उसको मोटी बोलता था और वो खुद को पतला करने के लिए अपने खून को बहा दी। और इतना ही बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और सबसे माफ़ी मांगती है कि सबको उसने इतना परेशान करा। लेकिन एलन कहती है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा तुम नेक्स्ट टाइम से मत करना। और ये बात हुए हुए एक हफ्ता बीत जाता है। फिर एक हफ्ते बाद वो लड़की उसके शॉप पे विजिट करती है और इतने ही वक्त में फार्मा ने वो कॉस्मेटिक्स का सामान भी बना लिया होता है। वो सारा कॉस्मेटिक का सामान फार्मा उस लड़की को दिखाने लगता है और ये लड़की देखकर हैरान हो जाती है कि इतने अच्छे कॉस्मेटिक्स के सामान कैसे यहाँ पर है और इतने ही कम दाम में। उसके बाद शार्लेट ने कुछ ही देर में बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा दी होती है कॉस्मेटिक्स का सामान बेचकर, जिससे शार्लेट और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखकर फार्मा भी खुश हो जाता है कि उसकी शॉप चल पड़ी, बाकी इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक्स आइटम्स ही बिक रहा है, फार्मेसी का कोई सामान नहीं बिक रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि फार्मा अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग से ब्रांच खोलता है और साथ ही साथ फार्मा का फार्मासिस्ट शॉप भी चलने लगता है और उसके दोनों ही शॉप में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और पूरे शहर में सिर्फ फार्मा ही के नाम फेमस हो रहा होता है। उसके बाद क्वीन को पता लगता है फार्मा के बिजनेस के बारे में। फिर क्वीन उसको फार्मा को बुलाती है अपने मेंशन में
उसके बाद क्वीन उसके प्रोडक्ट्स को चेक करने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। क्वीन को क्रीम लगाते ही डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है और क्वीन को ये बहुत ही अच्छा लगता है। फार्मा उनको अपने कॉस्मेटिक्स के बारे में और ज़्यादा बताता है, लेकिन उसी के अगले पल क्वीन कहती है कि तुम्हें अपने कॉस्मेटिक्स का रेट बढ़ाना चाहिए। तुम्हारी वजह से दूसरे दुकानदार की सेल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दाम में बेचा करता है। फिर फार्मा सोचता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए था। अगले ही सीन में फार्मा बीच पर आ चुका होता है, जहाँ पर शार्लेट उसकी बहन रेत से खेल रहे होते हैं और एलन वहाँ पे मस्त बैठ के कॉफ़ी ऑफ़ी बना के पीने लगती है। फार्मा की बहन उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वो पानी में जाने दो, लेकिन फार्मा ने मना कर दिया कि पापा ने मना करा है पानी में जाने से। लेकिन फार्मा की बहन और शार्लेट बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है। वैसे सॉरी, मैं इसको शार्लेट समझ रहा था, पिंक वाली को, ये कोई और उसकी बहन ही है। लेकिन फार्मा उन दोनों को हाँ बोल देता है और वो दोनों पानी में छपाक खेलने लग जाती हैं। लेकिन फार्मा को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, कैसे कि उसकी छोटी बहन बीच पर खेल रही होती है और वो कहीं। उसके बाद शार्लेट चिल्लाने लगती है और उसकी छोटी बहन कहीं दूर बह के चली जाती है। ये देखकर फार्मा बहुत ज़्यादा डर जाता है और स्विम करते हुए अपनी बहन को बचाने के लिए जा रहा होता है और वो साथ ही सोच रहा होता है कि ये सिस्टर को भी वो कहीं खो ना दे। उसके बाद फार्मा की बहन पानी के नीचे जा रही होती है और बहुत ही ज़्यादा गहराई में जा रही होती है, जिससे फार्मा को भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन वो कुछ भी कर ले पर वो अपनी बहन को बचा नहीं पा रहा होता है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है और चिल्लाने की वजह से उसकी बॉडी में से एक तड़कता भड़कता पावर सा कुछ निकलता है और वो पूरी जगह साफ हो जाती है और हम समंदर के बीच में देखते हैं कि बहुत बड़ा गोल सा निशान है। उसके बाद फार्मा देखता है कि जहाँ पर वो और उसकी बहन है वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। फार्मा इसे उसके मैजिक से कंट्रोल कर रहा होता है टोटल पानी को, कि वो उसके आसपास ना आ सके। उसके बाद फार्मा अपनी बहन को लेके और शार्लेट को लेके एक सेफ जगह पर आ जाता है। उसकी बहन तो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है, लेकिन फार्मा भी बहुत ज़्यादा चिंता करता है कि उससे कुछ हो ना जाए और सोचता है कि वो कैसी पावर थी जो मैंने उस वक्त यूज़ करी। साथ ही भी ये भी सोचता है कि अच्छा हुआ उसको किसी ने ये पावर यूज़ करते हुए नहीं देखा। लेकिन फार्मा ने गलत सोचा था। उसको किसी एक होली ग्रुप के बंदे ने देख लिया होता है। वो लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि वो अब फार्मा पे नज़र रखेंगे, इसलिए उन्होंने 2 असिस्टेंट को हायर करा है कि वो लोग फार्मा पर नज़र रखेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फार्मा की दुकान काफ़ी ज़्यादा चल रही होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 लोग फार्मा पर नज़र रख रहे होते हैं और एकदम से ही फार्मा नोटिस करता है कि उसके फार्मासिस्ट में 2 घोड़े आ रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ होता है। जिसके बाद फार्मा की शॉप बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और उसके बाद फादर को ये पता चलता है। उसके बाद फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि सोचते हैं कि ये किसने करा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसी के नेक्स्ट डे फार्मा अपनी फार्मेसी में जाता है कि वो साफ सफाई कर सके, लेकिन वो देखता है कि उसके जो ओल्ड कस्टमर है वो उसकी मदद कर रहे हैं कि उसकी शॉप साफ करने में। फार्मा उन लोगों को शुक्रिया बोलता है कि उनकी हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है और फार्मा को कहती है कि वो उसके साथ चले। उसके फादर कहीं पे बेहोश हो चुके हैं और वो लड़की कहती है कि इस जगह पे चलो। फार्मा उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। एकदम से ही वो लड़की गायब हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारे होली चर्च के लोग आ जाते हैं, जो कि फार्मा को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है। होली चर्च के लोगों ने, उनके ग्रुप का लीडर कहता है कि फार्मा के अंदर एक डीमन है, इसलिए वो आदमी कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर मारने आए हैं। वो लोग फार्मा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन फार्मा भी अटैक के लिए रेडी था। फार्मा इधर इन सबसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर वो चाहे तो इन लोगों को एक चुटकी में खत्म कर देता है, लेकिन वो खाबखा इन लोगों को मारना नहीं चाहता। लेकिन फार्मा उन लोगों को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे होते हैं। बार बार फार्मा पर अटैक करे जा रहे होते हैं, जिसके बाद फार्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपना एक छोटा सा अटैक कर ही देता है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चे के पास इतनी ज्यादा खतरनाक डिवाइन पावर कैसे है। उसके बाद होली चर्च का वो आदमी उसके हाथ पे देखने लग जाता है कि वो गॉड का निशान है, गॉड ऑफ मेडिसिन ने उसको खुद चुना है। और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और खुद फार्मा भी हैरान हो जाता है। उनका लीडर फार्मा से माफी मांगता है और फार्मा तभी देखता है कि उनके लीडर के पैर में चोट लगी होती है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि हाँ, ये मेरे साथ सब ठीक हुआ, मैंने गॉड पर अटैक करने की कोशिश करी थी, ये तो मेरे साथ होना ही चाहिए था। आप सब यहाँ से चले जाओ और मुझे यहीं पर मरने दो। लेकिन फार्मा कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फार्मा अपनी आई एबिलिटी का यूज़ करके देखने लग जाता है कि उसके पैर में कितने गहरी घाव है। फार्मा सोचने लगता है कि इसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और उसने कभी भी सर्जरी करी नहीं होती, उसको सर्जरी करना नहीं आता और ना ही इस वर्ल्ड में किसी को सर्जरी करना आता है, क्योंकि अभी तक सर्जरी का कोई नामो निशान नहीं इस वर्ल्ड में। उसके बाद फार्मा ने सोच लिया होता है कि मैं इसकी सर्जरी करूंगा, जिसके बाद फार्मा अपना वहाँ पे टेंट लगाता है और सर्जरी को स्टार्ट करता है। कुछ ही देर बाद फार्मा अपनी सर्जरी को पूरा कर देता है और वो सक्सेसफुली सही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फार्मा की शॉप पर,
और हम लोग वहाँ पे देखते हैं होली ग्रुप का कुछ आदमी वहाँ पर आए होते हैं और फार्मा के लिए वो गिफ्ट लाए होते हैं, जिसे फार्मा देखता है कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक मैजिकल स्टिक होती है, जिसके बाद फार्मा उस स्टिक को उठाता है तो वो स्टिक ग्लो करने लग जाती है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो आदमी कहता है कि फाइनली इस स्टिक ने किसी को चुन ही लिया, इसका मतलब ये स्टिक किसी साफ दिल वाले को ही मिलना चाहिए थी और वो फार्मा को मिल चुकी है। जिसके बाद फार्मा एलन को वो स्टिक देता है, बाकी वो स्टिक एलन के हाथ के आर पार चली जाती है। एक चीज मैं बता दूं, इस लड़के का नाम सलमान है और ये सलमान कहता है कि इस स्टिक को जिसने चुना है वही इस स्टिक को पकड़ सकता है। लेकिन एलन फार्मा को गॉड गॉड कहने लगती है, जिससे फार्मा कहता है नहीं, मैं कोई गॉड वॉड नहीं हूँ। उसके बाद सलमान कहता है अगर तुम ह्यूमन से ज्यादा इसके अंदर डिवाइन पावर डाल दो तो तुम इस स्टिक से उड़ने लगोगे, जिससे फार्मा अपने आप उस स्टिक पे बैठ जाता है और उड़ने लगता है, जिसे सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद सलमान वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे टेम्पल का हेड हूँ तब तक तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा और अगर कोई करे तो मुझे बता देना आकर। और साथ ही ये भी कहता है कि मैं ये पता लगाऊंगा कि तुम्हारी शॉप में किसने वो कीचड़ वाले घोड़े भेजे थे। उसके बाद सलमान फार्मा को एक लॉकेट देता है। सलमान कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस लॉकेट से अपनी सारी की सारी पावर्स को हाइड कर सकते हो, ताकि और किसी को ये पता ना चले कि तुम कितने ताकतवर हो। फार्मा इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे थैंक यू बोलता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फार्मा और शार्लेट कहीं बाहर शॉपिंग करने के लिए निकले होते हैं। फार्मा भी शार्लेट को शॉपिंग करता हुआ देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो चलते हुए सोचता है कि उसके दुकान में फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा कम है। फार्मा देखता है कि एक लेडी दूसरे फार्मासिस्ट शॉप से उसके शॉप की दवाई मांग रही होती है कि मुझे पैरेलल वर्ल्ड की ये मेडिसिन चाहिए, जिससे वो आदमी उसको मना कर देता है कि हमारे पास ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है। लेकिन वो औरत जो मेडिसिन ढूंढ रही होती है वो फार्मा के शॉप पर उसको मिल जाएगी। वो लोग कहते हैं फार्मा बहुत कम पैसों में मेडिसिन सेल करता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। वो लेडी कहती है अगर ये बात है तो तुम दोनों उसके शॉप पर क्यों नहीं काम करते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे गिल्ड के खिलाफ है। जिसके बाद फार्मा इससे बात कर रहा होता है कि उसको भी अपना गिल्ड खोलना है। इसका रीजन आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि उसको बहुत सारे फार्मासिस्ट चाहिए, उसकी शॉप में बहुत सारे फार्मासिस्ट की कमी है। अगर हम लोग गिल्ड को इस तरह से क्रिएट करेंगे तो अच्छा होगा, इससे हमारी शॉप में ज्यादा भीड़ नहीं बनी रहेगी, सारे लोग अलग अलग शॉप से भी सामान लेंगे। सबको ये वाला आइडिया पसंद आया होता है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि एक फार्मासिस्ट की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, जो कि इस गिल्ड के अंदर है। आप ये गिल्ड खुद देख सकते हो, ये मोटे की गिल्ड है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि उनको फार्मा की शॉप की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा कम दाम में सब सामानों को बेचता है, जिससे ये मोटा बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। और ये सबको बताता है कि जो फार्मा की शॉप में बहुत सारे घोड़े कीचड़ वाले आए थे वो इसी ने छोड़े थे। लेकिन इस मोटे का प्लान वहीं पे फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उसके कस्टमर्स ने उसकी हेल्प कर दी होती है उसका शॉप साफ करने में। उसके बाद ये मोटा कहता है कि अगर कोई भी फार्मा की हेल्प करेगा तो उनको गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम उसी फार्मासिस्ट को देखते हैं जिसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो एक दरवाजे पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि दरवाज़ा खोलो, बाकी पीछे से फार्मा आके बोलता है कि वो कहीं गए हुए हैं, वो तो अभी एक हफ्ते बाद ही आएंगे। पर ये आदमी बोलता है मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फार्मा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे दवाई देता हूँ, ये उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये आदमी फार्मा से हेल्प लेने से थोड़ी सी हिचकिचा रहा था। उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है, इसलिए वो मान जाता है इलाज कराने के लिए। अब फार्मा उसको अपने पीछे वाले गेट से अपनी फार्मेसी के अंदर ले आता है, जिससे उस आदमी को ये लगता है कि शायद वो फार्मा के लेवल का नहीं है। उसके बाद फार्मा उसको मास्क पहनने के लिए कहता है। फार्मा उसको कहता है कि मैं पीछे वाले दरवाजे से इसलिए तुम्हें ले आया है कि बीमारी किसी और को फैल ना सके। अब हमारा फार्मा उस लड़की को अच्छे से जांच पड़ताल करता है। बहुत बारी से देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की को बुखार है। इधर खड़ा हुआ ये आदमी तो अभी भी चौंका हुआ होता है कि फार्मा कमाल का है। फार्मा उनको मेडिसिन वगैरह देने के बाद उधर से उनको घर भेज देता है। घर जाते हुए वो देखता है कि उसकी बेटी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो चुका होता है। वैसे इस आदमी का नाम है पैरी, और पैरी अपने घर में चले जाता है और फार्मा के बारे में सोचता है कि फार्मा और फार्मा का शॉप दोनों ही कमाल का है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि फार्मा कितना कमाल का है। वो आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो बोलता है कि वो अगर फार्मा से कुछ हेल्प लेता तो उसके शॉप भी चल पड़ता, लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अभी कोई पैसा भी नहीं है। अगर हम लोगों को गिल्ड से निकाल दिया जाए तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, और हमें हमारी बेटी का फ्यूचर भी देखना है ना, इसलिए तुम फार्मा से दूर रहो। जिसके बाद वो आदमी रोने लगता है और कहता है कि हम इतने ज़्यादा
बेचारे हैं कि अपनी बेटी का भी इलाज नहीं करवा पाया। फिर वो दोनों बैठकर रोने लगते हैं वहीं पर। फिर हम लोग देखते हैं कि उस गिल्ड में फार्मा के बारे में बात चल रही होती है और ये मोटा फार्मा को भर भर के गालियां भी दे रहा होता है और कहता है कि हमारी दवाई तो अब उतनी भी नहीं बिक रही पहले जितना बिका करता था। और ये मोटा साथ कहता है कि उसकी वाइफ भी उसके बनाए हुए कॉस्मेटिक्स का यूज कर रही है और उस मोटे ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और वो मोटा आदमी पेरी से पूछता है, उसके बाद वो मोटा आदमी पेरी से पूछता है कि पेरी तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी शॉप तो उसके शॉप के बहुत ज्यादा करीब है। पेरी वहाँ पर जोश में आ जाता है और सब लोगों को सच सच बता देता है कि फार्मा कोई बुरा इंसान नहीं है, अगर हम फार्मा से हेल्प मांगेंगे तो फार्मा हेल्प करेगा। फिर ये मोटा कहता है, पेरी तुम पागल हो चुके हो। पेरी कहता है कि मैं अपनी बेटी को खुद इलाज के लिए उसके पास लेके गया था। मोटा कहता है कि नहीं, तुम्हें फंसाया जा रहा है, पता नहीं है क्या नोबल लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो लोग आम लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और दूसरे लोगों को दबाना चाहते हैं। और मोटा ये भी कहता है कि ये बस दिखावा है और कुछ नहीं। पेरी कहता है नहीं, बल्कि हम लोगों को उससे मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद मोटा कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और तमीज से बात करो। पेरी कहता है कि बहुत हो गया, अब किसी चीज़ की हद होती है। जो फार्मा की मेडिसिन से बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो उनके पूर्वजों से बनाई हुई तो लाख गुना अच्छी है, और हम लोगों का जो फार्मेसी है वो बस हमारी किस्मत की वजह से चल रहा है, नहीं तो वो कब की बंद हो जाती। उसके बाद वो मोटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है पेरी के ऊपर और वो मोटा कहता है कि पेरी तुम इस गिल्ड से निकल जाओ। पेरी उसके शॉप के बाहर रो रहा होता है क्योंकि उसके शॉप को उसके गिल्ड वालों ने तोड़ दिया होता है। लेकिन तभी उधर फार्मा आ जाता है। फार्मा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या हो गया। उसके बाद पेरी उसको सब कुछ सच सच बता देता है। फार्मा ये सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फार्मा उससे माफ़ी मांगता है कि उसके वजह से ये सब हो गया। पेरी कहता है नहीं, तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पेरी सोच रहा होता है कि वो अब इस देश को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएगा। उसके बाद फार्मा कहता है कि वो एक नई कम्युनिटी टाइप गिल्ड बनाना चाहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। और ये सुनने के बाद पेरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो रोने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी का एक न्यू ब्रांच ओपन हुआ है और इस ब्रांच का मालिक पेरी है। लेकिन पेरी थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता कि इस बार उसका फार्मेसी क्या चल पड़ेगा या फिर नहीं। फिर पेरी की बेटी उसके साथ आ जाती है और उसको हौसला देती है कि डैड सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद पेरी अपने फार्मेसी का गेट ओपन करता है और देखता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए होते हैं वो मेडिसिन लेने के लिए, जिससे पेरी तो खुशी के मारे रोने ही लगता है और वो सारे कस्टमर्स का वेलकम करता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। इधर कुछ लोग एक लड़के को मैजिक सर्कल के अंदर बंद करके रखते हैं। वहाँ पे एक आदमी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इलाज के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ बनाई थी, तुम तो बहुत अच्छे थे और लोगों के लिए मेडिसिन बनाते थे। लेकिन वो लड़का बहुत ही क्रीपी वे में जवाब देता है, एक ना एक दिन सभी लोग मरेंगे, एक ना एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा। उसके बाद ब्रूनो चला आता है और कहता है अच्छा, तो इस वजह से तुम सभी एक्सपेरिमेंट लोगों के ऊपर करा करते हो। लेकिन वो लड़का अजीब तरीके से हंसते हुए ब्रूनो का नाम लेने लगता है। फिर वो लड़का कहता है ये सब बकवास है, इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, तुम सब कुत्तों की मौत मरोगे और कुछ भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूनो की नींद खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और नेक्स्ट डे का हम देखते हैं फार्मा अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लेटर आता है पेल का भेजा हुआ। पेल फार्मा का बड़ा भाई है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूटर है। उसके बाद फार्मा के डैड उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। फार्मा को उसके डैड बताते हैं इधर कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, इधर अलग अलग देश से बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। हमें एक बात पता चला है, बाहर देश के बाहर बहुत खतरनाक महामारी फैली हुई है बीमारी की। हमें ये बताया गया है कि कम से कम 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इस महामारी में। इस फेस्टिवल में बाहर से भी लोग आएंगे, इसका मतलब वो बीमारी हमारे वहाँ भी फैल सकता है। फार्मा उसके फादर से पूछता है कि बाहर जो महामारी फैला है उसका कुछ सैंपल वगैरह है। फार्मा के डैड कहते हैं जिधर ये महामारी फैला है उधर उन लोगों को तुरंत ही जला दिया था ताकि ये महामारी फैले ना। वैसे तो ये डिसीजन बिल्कुल सही था, बाकी इससे बहुत सारे लोग मरे गए और साथ ही साथ वो लोग जो बीमारी का पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहे थे तो उस बीमारी ने उनको भी इन्फेक्टेड कर दिया। लेकिन फार्मा के डैड कहते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि फार्मा के शॉप के बारे में बात कर रही होती है। क्वीन को पता चलता है कि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी ओपन होने के बाद जितने भी सारे लोग थे उनकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका है और ये भी लोगों को कम पैसे में अच्छी दवाई भी मिल रही है। और ये भी उसने एक नई गिल्ड बनाई थी
जो कि उसके अंदर कॉस्मेटिक का सामान रखा था और वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इस वजह से हमारी किंगडम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्वीन ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। और साथ में क्वीन ये भी बताती है कि वो फार्मा को नोबल वेरन बनाएगी। उसके बाद एक लड़की कहती है कि क्वीन पर फार्मा तो अभी बहुत छोटा है। फिर उसके बाद एलन का सीन दिखाया जाता है जो फार्मा के साथ काम कर रही होती है। पर एलन ये देखती है कि फार्मा बहुत ज़्यादा परेशान है और फार्मा उसको बताता है कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैलने वाली है। वो बीमारी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसके अभी तक दवा नहीं बना और हमें इस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। उसके बाद उधर शार्लेट चली आती है वो अपने फार्मा के बड़े भाई की चिट्ठी लेकर। फार्मा उस चिट्ठी को देख के सोचने लगता है कि इस दुनिया में भी आखिर ये बीमारी है। एलन उसको ऐसे देखकर पूछती है कि क्या कोई दिक्कत है। फार्मा ये देख कर बोलता है कि और कोई बीमारी नहीं, ये सिर्फ एक ब्लैक डेथ है जिसका कोई तोड़ नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फार्मा इधर उधर जाके लोगों से हेल्प मांगने लगता है। वो अलग अलग फार्मासिस्ट के पास जाता है और उसके डैड के पास भी जाता है हेल्प मांगने के लिए। फार्मा इस ब्लैक डेथ के लिए पूरी तैयारी करता है कि कैसे ठीक करा जाए और वो अपने फादर के पास जाता है हेल्प के लिए। उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ ये बीमारी कैसी है, बाकी अभी तक इस बीमारी का एंटीडोट नहीं बना। फार्मा कहता है कि चिंता मत करो, मैंने इस बीमारी का एंटीडोट निकाल लिया है बहुत रिसर्च करने के बाद, मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। उसका फादर तो बहुत खुश हो जाते हैं अपनी बेटी की ये तरक्की देखकर। कहता है कि मैंने दवाई तो बना लिया है, बाकी इस महामारी को रोकने के लिए मुझे और भी फार्मासिस्ट चाहिए। उसके बाद ब्रूनो और फार्मा दोनों ही क्वीन के पास जाते हैं ये सब बात बताने के लिए। वो लोग क्वीन को अच्छे से समझा देते हैं कि उनको अभी थोड़ा टाइम चाहिए और उनको कुछ फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। क्वीन तुरंत ही ऑर्डर दे देती है और बोलती है कि तुम्हारे साथ पूरे फार्मासिस्ट काम करेंगे जितने भी उनके साथ हैं। क्वीन किसी भी हालत में अपने इस किंगडम को बचाना चाहती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उसके बाद फार्मा जाता है पेरी के पास और वो पूरी बीमारी का उसको सब कुछ बता देता है कैसे क्या हो रहा है सब कुछ। पेरी कहता है मुझे इस बीमारी के बारे में पता था, इसलिए मेरे पास जो इलाज हो सकता था मैंने वो अलग अलग देशों में भेज दिया। जिसे फार्मा कहता है बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम करा पेरी। पेरी बोलता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। फिर सीन क्वीन पर शिफ्ट होता है। क्वीन की मैनेजर वगैरह है वो बोलती है क्वीन को आप चिंता मत करो। उसमें से एक बंदा कहता है कि हमने सब कुछ कर लिया है, आप चिंता मत करो, हम इस ब्लैक डेथ से लड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी मेडिसिन है। क्वीन बोलती है कि फिर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये भी बोलती है कि जो फार्मा बोले वो बात को मानना पड़ेगा क्योंकि फार्मा का प्लान सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और ठीक होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलन और फार्मा पर, जो कि ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं शिप्स की चेकिंग करने के लिए क्योंकि शिप्स में बहुत सारे लोग आए थे तो उनकी जाँच करने के लिए जा रहे होते हैं। फार्मा के लोग एक एक करके हर घर में चेकिंग कर रहे होते कि किसी को कोई इन्फेक्टेड तो नहीं, किसी को कुछ बीमारी तो नहीं है। फार्मा फिर भी सबको चौकन्ना रहने के लिए बोलता है कि किसी से कोई मिस्टेक ना होए। जिसके बाद हम देखते हैं फार्मा एक शिप में चले जाता है उसकी चेकिंग करने के लिए, लेकिन इस शिप का जो कैप्टन होता है फार्मा पर बहुत गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि एक बच्चा हमारी क्या चेकिंग करेगा। लेकिन फार्मा अपना काम कंटिन्यू रखता है। पूरी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद उस कैप्टन को वो ग्रीन शीट दे देता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जब फार्मा दूसरी शिप में जा रहा होता है तो एक शिप का कैप्टन उन पर सामान फेंकने लगता है। उसके बाद सारे कैप्टन बोलते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, हमें हमारा काम करने जाना है। उसके बाद दूसरा कैप्टन कहने लगता है नहीं, हमारा सामान सबसे पहले उतरेगा। उसके बाद वो दोनों बोट के आदमी लड़ने लगते हैं, मतलब कैप्टन लड़ने लगते हैं, जिससे देखकर एलन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इतने में ही कोई कैनन से अटैक कर देता है। इसे देखकर एलन भी डर जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि रॉयल कैपिटल का नेवी बोर्ड आ जाता है और ये रॉयल बोर्ड का आदमी कहने लगता है कि तुम लोग हमारे शहर में आके ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। फिर फार्मा इनको पहचान जाता है, वो बोलता है ये तो वही हमारे कस्टमर है डेली के। इनका नाम बताया जाता है जो कि इनका नाम होता है कैप्टन जेन। कैप्टन जेन उन लोगों को धमकी देने लगता है कि कोई भी हमारे फार्मासिस्ट को परेशान या तंग करेगा और या फिर उसे धमकी देगा तो फिर हम उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। कैप्टन की ये बात सुनकर सारे लोगों की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। उसके बाद जाता है फार्मा कैप्टन के पास और कैप्टन को थैंक यू कहने लगता है। कैप्टन कहता है अरे चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटी सी बात है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी शॉप कब ओपन होगी, क्योंकि अंकल को बहुत सारी कैंडीज लेना है। वैसे भाई ये कोई नॉर्मल कैंडी नहीं है, ये कैंडी सी वाली सिकनेस को दूर करता है जिससे बहुत उल्टी होती है। कैंडी खाने के बाद उल्टी वगैरह नहीं आता। साथ ही साथ कैप्टन हमें ये भी बताते हैं कि उनको ये कैंडी बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसके जो शिप में टोटल लोग है काम कर रहे हैं उनको ये बहुत ज्यादा पसंद है। इन सारी बातों को सुनकर फार्मा बहुत ज्यादा खुश होता है। फार्मा कहता है कि कुछ दिन और रुक जाइए, अब जब फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग टेंट के अंदर बात कर रहे होते हैं।
इस ब्लैक डेथ को लेके, जिससे एलन तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। साथ ही एलन ये भी कहती है अगर यहाँ पे फार्मा नहीं होता तो वो लोग तो यहाँ पे कब से मर चुके होते। फार्मा कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है और तुम लोग चिंता मत करो, मुझे इतनी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। इतने में एक अजीब सा आदमी उधर से चला आता है और फार्मा सभी को वार्निंग देता है कि इधर से कुछ लोग भाग चुके हैं इन्फेक्शन से और किसी गाँव में जाकर छुपे हुए हैं। एलन ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है उन लोगों को ढूंढा नहीं गया क्या। इसके बाद वो आदमी कहता है कि उस गाँव में एक आदमी के मरने के बाद ब्लैक डेथ बहुत ज़्यादा फैल गया है और बहुत ही फास्ट सबको इफेक्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये सुनने के बाद फार्मा सोचता है कि वो सब अकेले जाके देखेगा। एलन कहती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम इधर से चले जाओगे तो शिप का इन्फेक्शन कौन करेगा। फार्मा कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ये सब काम खुद कर लोगे, क्योंकि मुझे इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है और रोकना है। मुझे उस गांव में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फार्मा अपनी छड़ी से उड़ते हुए चले जाता है। उसके बाद रास्ते में जाते हुए बहुत चिंता में था कि ये सब क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। ये सब सोचते सोचते वो डिसबैलेंस हो जाता है और सीधा जाके एक पेड़ में जाके गिरता है, लेकिन उस मैजिकल स्टिक की वजह से फार्मा पेड़ के आर पार चले जाता है। फार्मा सोचता है कि मुझे इस छड़ी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना होगा। तब फार्मा देखता है कि कुछ लोग वो गाँव छोड़कर जा रहा होता है। इधर हम लोग सुनते हैं कि ये लोग क्या डिस्कस करते हैं। ये दाढ़ी वाला बोलता है कि अगर हम इस गाँव में रुके तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। फिर अचानक से वहाँ पे फार्मा आ जाता है और इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सब लोग फार्मा को एक छोटा बच्चा समझने लगता है और भगाने लगता है, हुश हुर ऐसे ऐसे करके। फार्मा कहता है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग अंदर जाओ, मैं बाकी बातें आपको अंदर बताऊंगा। वो लोग बाकी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं और गुस्से में रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम किसी भी हालत में अंदर नहीं जाएंगे, हम वहाँ पे मर जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे तो हम ऐसे तो खास तौर पे किसी की बात नहीं मानेंगे कि एक ऐसा लड़का उड़ते हुए आया, हम उसकी बात मान ले। सब लोग बोलते हैं कि यही वो लड़का है, ये डीमन है, इसकी वजह से सब लोग मर रहे हैं। उसके बाद सभी लोग बहुत सारा सामान उठाने लगते हैं फार्मा को मारने के लिए, जिसके बाद फार्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो बहुत बड़ी सी वॉल खड़ी कर देता है अपनी छड़ी को जमीन में पटक कर, ताकि ये बीमारी बाहर तक ना फैल पाए। तभी वो सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उसके बाद फार्मा बताता है कि वो कैपिटल का रॉयल फार्मासिस्ट है। वो यहाँ पर सभी लोगों को इस बीमारी से बचाने आया है और वो अपना रॉयल फार्मासिस्ट का बैज भी दिखाता है, जिसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फार्मा कहता है कि मैं सब लोगों को बचाने का फुल ट्राई करूंगा, लेकिन फार्मा हर किसी को तो नहीं बचा सकता क्योंकि वो भगवान नहीं है, लेकिन वो अपना बेस्ट देगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फार्मा उनके मेयर के पास आ जाता है। उसके बाद फार्मा मेयर से कहता है कि हमें विलेज को 4 भाग में बांटना पड़ेगा। पहला भाग लाल वाला जिसमें इन्फेक्टेड लोग होंगे और पीले वाले में रहेंगे जिनको बीमारी हो चुकी है बाकी वो अभी तक मरे नहीं है, और ग्रीन वाले में रहेंगे सेफ लोग जिनको अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमें फार्मा के किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई शिप सब जा रही होती है, लेकिन एक शिप उनकी बात नहीं मानती है, वो वहीं पे ही खड़ी रहती है बहुत देर तक। उसके बाद कैप्टन स्कोप निकाल के देखने लगते हैं कि वो शिप पे क्या हुआ, बाकी वहाँ पे मदद का झंडा लटका हुआ था। फिर कैप्टन देखते हैं कि वो शिप पे इन्फेक्टेड लोग हैं जो सब मर चुके हैं। फिर वो आदमी पूछता है कि हमें इनका क्या करना चाहिए। कैप्टन कहता है कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें इस शिप को डुबाना ही पड़ेगा। कैप्टन लोगों के समेत उस शिप को वहीं पे डुबाने का प्लान बनाते हैं ताकि और किसी को बीमारी ना फैले। उसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि इधर से एक प्रोफेसर को निकाला जा रहा है, वो और कोई नहीं, ये ओल्ड लेडी है। हमें पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी अभी भी अपना काम करना चाहती हैं, लेकिन सभी को लगता है कि इनका जो रिसर्च है वो लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है। अभी की बात सुनकर ये ओल्ड लेडी भी सोचती है कि उनको रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ओल्ड लेडी ह्यूमंस के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो बनाती हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं और वो अपनी पूरी जी जान से मेहनत लगाती हैं। फिर वो उस लड़की को बोलती हैं कि इतने सारे रिसर्च और इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा अगर मैं रिटायर हो जाऊंगी। फिर इधर फार्मा का सीन दिखाया जाता है कि फार्मा इधर बहुत चिंता में होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं और कोई कोई जिंदा होते हैं। तभी वहाँ पर एक फार्मासिस्ट बोलने लगता है कि ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि उन सारे बंदों में एक बंदा होता है सलमान का साथी। फिर सलमान का साथी कहता है कि तुम लोगों को पता है ये कौन है, ये है गॉड ऑफ मेडिसिन, सभी लोग तमीज से बात करो। फिर उनमें से एक आदमी फार्मा को सब कुछ ध्यान से बताता है कि हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग इफेक्टेड है और कौन लोग अच्छे हैं। फार्मा कहता है यार कोई बात नहीं, मैं ये सब देख सकता हूँ, मैं अपनी स्पेशल आई से ये सब चेक कर सकता हूँ कि कौन इफेक्टेड है और कौन नहीं।
फार्मा बोलता है कि इधर लगभग सभी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। फार्मा एक एक करके सबका इलाज करने लगता है। फार्मा ये देखता है कि उसको इलाज करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा तो वो दूसरी जगह पर भी नहीं जा पाएगा। फार्मा सोचता है कि वो यहाँ पे अकेले नहीं बचा पाएगा सबको, क्योंकि यहाँ पे हर सामान है, बाकी फार्मासिस्ट की कमी है। अगर मैं एक ही जगह पे ऐसे ही टाइम देता रहूंगा तो ऐसे तो सारे लोग मर जाएंगे और बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। फिर सीन एलन पे शिफ्ट होता है। कहती है कि हम जितनी भी मेहनत कर ले हम फार्मा जैसे परफेक्ट नहीं हो सकते। फिर सेकंड पर्सन बोलता है कि अरे ऐसे कोई बात नहीं, भले हम फार्मा जैसा नहीं बन सकते, बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें वही ओल्ड लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि रिटायर हो चुकी होती है। वो फार्मा के डैड से बात कर रही होती है। फार्मा के डैड ने उनको बुलाया है कुछ जरूरी काम के लिए। फार्मा के डैड कहते हैं अभी आप चिंता मत करो, अब आपको नहीं निकाला जाएगा, आपको एक बहुत जरूरी काम करना है जिससे पूरा का पूरा दुनिया बच सकता है। अब ये सुनकर ये लेडी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है ऐसा क्या काम है। उसके बाद फार्मा के डैड कहते हैं कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैपिटल्स लेके आने पड़ेंगे। फिर फार्मा के डैड उसको वो पेपर दिखाते हैं कि उनको क्या क्या मेडिसिन की ज़रूरत है। इसको अच्छे से देखने के बाद ये ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि इतना ज़्यादा डिटेल में कोई कैसे लिख सकता है, और अच्छे से देखने के बाद वो देख के बताती हैं कि फार्मा को जितने भी ये सब की ज़रूरत है वो सब मेरे पास है। फार्मा के डैड ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये सारे मेडिसिन है और ये सब वही बिल्कुल सेम है जैसा उसको चाहिए। उनके पास ये सारे सब्सटेंस तो थे, बाकी सिर्फ एक दिक्कत थी जो कि मेडिसिन बनाने की थी। उसके बाद फार्मा के डैड कहते हैं उस ओल्ड लेडी को अब आपको रिटायर होने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास बहुत सारा काम आने वाला है। ये सुनकर ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर ओल्ड लेडी का असिस्टेंट आ जाती है जो कि एक खबर सुनाती है। ये खबर सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बाकी वो खबर हमें बताई नहीं गई होती है। इधर हमें पता चलता है कि फार्मा का इधर जिसने भी इलाज करा था वो सभी लोग बच चुका, बाकी कुछ लोग फिर भी मर चुके होते हैं। फार्मा फिर भी सभी लोगों को सतर्क करता है और सभी को चेतावनी देता है कि अभी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद फार्मा सभी से हेल्प मांगता है कि उसके सब साथ दे, हेल्प करे उसकी, और साथ ही ये कहता है कि कोई भी गांव से बाहर ना जाए और कोई भी जानवर या एनिमल को टच ना करे। अगर कोई एनिमल इस गांव में आने की कोशिश करे तो उस एनिमल को तुरंत ही मार दिया जाए। उसके बाद फार्मा सबको टाटा बाय बाय करके वहां से चले जाता है अपनी छड़ी से उड़कर। फार्मा बहुत ज्यादा परेशान दिखता है और सोचता है कि मैंने इधर अपना बहुत ज्यादा टाइम गवा दिया। उसके बाद फार्मा उड़ के किधर जाने लगता है और उसको नीचे कुछ लोग दिखते हैं कि वो देखता है कि चर्च के लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ के रखा है और उनका सामान जला रहा है। वो लोग शहर के अंदर कुछ तो एक्सपोर्ट कर रहे थे। चर्च के लोगों में से कोई पूछता है कि तुम ही वो लोग हो ना जो बीमारी इधर से उधर कर रहे हो। फिर उनमें से कोई कहता है हमें ये नहीं पता, हमें तो सिर्फ इसके पैसे मिलते हैं इसलिए हम ये सब करते हैं। फिर होली चर्च के लोग उसके सामान को सब जला देते हैं। उसके बाद फार्मा पूछता है कि इसमें क्या था। फार्मा इन सभी लोगों को एग्जामिन करता है और बोलता है कि हाँ ये सभी लोग ब्लैक डेथ से इन्फेक्टेड हैं। उसके बाद फार्मा उनको फिर से पूछता है कि इसमें क्या था। वो आदमी कहता है इसमें कुछ लकड़ियों से बना हुआ सामान होता है और उसमें एक वाइट गिलहरी थी, और ये वाइट गिलहरी उधर पाया जाता है जिधर से ये ब्लैक डेथ फैला है। ये सब सुनने के बाद फार्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिंता भी करता है। फार्मा उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसमें से वो आदमी कहता है कि हमें तो इसके पैसे मिलते और हमें पता भी नहीं इसके अंदर क्या रहता है। फिर उसमें से एक आदमी कहता है कि तुम हमारे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, हमारे साथ पांच होली नाइट भी थे। फार्मा कहता है कि 5 होली नाइट भी थे तुम्हारे साथ। अब फार्मा के दिमाग में एक बात घूमने लगती है। फिर फार्मा ये सोचने लगता है कि ये सब वही होली नाइट ही कर रहा है। ये सब होली नाइट मिलके पूरे देश में ब्लैक डेथ को फैला रहे होते हैं ताकि सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाए। और हाँ एक बात और बता दो, जो क्वीन को बीमारी हुआ था वो भी शायद ब्लैक डेथ ही था। वो लोग क्वीन को धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि सारी की सारी पावर उनके हाथ में आ जाए, लेकिन फार्मा ने उनके प्लान को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो शायद से वो लोग गुस्सा हो चुके हैं और ये सब कर रहे हैं, ब्लैक डेथ फैला रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वीन के पास ये संदेश पहले से ही पहुंच चुका होता है, जो खबर उसको पता चली थी कि रॉयल नाइट्स जानबूझकर ये बीमारी पूरे देश भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा के डैड को भी लगता है कि वो सारे नाइट्स उनके कैपिटल में आ जाएंगे। क्वीन गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि जाओ सब मेन गेट को बंद कर दो ताकि कोई अंदर ना आ सके, लेकिन हम इतने में ही देखते हैं वो सारे नाइट्स मेन गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और साथ में जिधर ब्लैक डेथ से लड़ने के लिए मेडिसिन को तैयार करा गया था उस जगह पे आके तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं ताकि वो दवाई को खत्म कर सके। उधर पेरी देखता है। उसके बाद पेरी भागने लगता है मेडिसिन को बचाने के लिए। इधर जितने भी गार्ड्स थे वो होली नाइट से लड़ रहे होते हैं, बाकी गार्ड्स फिर भी उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। उतने में ही कोई नाइट्स वहाँ पे व्हाइट कलर की गिलहरी छोड़ देता है और एक टॉर्नेडो टाइप मैजिक का यूज करता है। इस टॉर्नेडो की वजह से सारी गिलहरियां उड़ते हुए इधर उधर पहुंच जाती हैं जाकि ये बीमारी और जगह फैल सके। उसके बाद हम देखते हैं
जो पेरी रहता है वो मेडिसिन को बचाने के लिए गया था, तो वो अभी तक मरा नहीं, जो 10th गिरा था उसके ऊपर। इन गिलहरी को देखकर पेरी को पता चल जाता है कि व्हाइट गिलहरी की वजह से ही ब्लैक डेथ बढ़ रहा है। पेरी कहता है कि जल्द से जल्द वार्निंग बेल को बजा दिया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि इमरजेंसी बेल को बजा दिया जाता है, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। फार्मा के डैड भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनका चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद गाइस हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि हमें आदमी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा कोई राक्षस वाक्षस आके बैठ गया। उसकी बॉडी से कुछ बहुत ही अलग टाइप पे डार्क ऑरा निकल रहा होता है। वो ये नज़ारा बहुत शौक से देख रहा था कि किस तरह से होली नाइट्स ने ये सब करा है। उसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इमरजेंसी बैठक बैठा चुकी होती है। क्वीन कहती है कि बस 5 ही होली नाइट्स है जो कि शहर पे हमला किया है। फिर उनमें से कोई बोलता है, क्या सिर्फ 5? क्वीन कहती है कि उन 5 को ही कुचल दो। जिसके बाद फार्मा के डैड कहते हैं, 1 मिनट रुक जाओ क्वीन, क्या आपको लगता है ये ब्लैक डेथ ऐसे ही तैयार हो गए है? बल्कि इस ब्लैक डेथ को बनाया गया है ताकि इससे दुनिया के सारे लोगों को मारा जा सके। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगा, और हाँ, ये किसी न किसी की साजिश है। क्वीन बताती है कि ये बीमारी एक नेदरलैंड की स्पेसिफिक जगह से फैल रही है। उसके बाद कोई बोलता है कि नेदरलैंड से हमारे संपर्क तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद फार्मा के डैड कहते हैं, कोई ना कोई नेदरलैंड में बैठकर ये सब कर रहा है। क्वीन, क्या वो आपको याद है, हमने कुछ साल पहले एक फार्मासिस्ट को नेदरलैंड भेजा था ताकि वो उधर जाके अच्छे से रिसर्च कर सके और अच्छी अच्छी दवा को बना सके। लेकिन एक दिन अचानक उस आदमी को सभी लोग पकड़ लेते हैं कि वो फार्मासिस्ट एक जिंदा इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और सभी लोग उस फार्मासिस्ट को पकड़ लिया था और सभी चर्च वाले उसको पकड़कर उसको सील कर दिया था। और जितना ब्रूनो को पता है कि वो बंदा जितने भी वायरस है सबके ऊपर रिसर्च कर रहा था। क्वीन का ये बंदा बोलता है कि वो आदमी आखिर था कौन। फिर फार्मा के डैड बताते हैं, वो और कहीं नहीं, कैमस था, मेरा स्कूल का जिगरी दोस्त था। फिर फार्मा के डैड कहते हैं, हाँ, उसका नाम कैमस ही था। उसके बाद फार्मा के डैड कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उसको रोकूंगा। जिसके बाद हमें रॉयल गार्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं उन सभी व्हाइट गिलहरी को रोकने के लिए। और इधर कुछ गार्ड्स होली नाइट से लड़ने के लिए अपना जान तक दाव पे लगा दिया होता है। लेकिन वो लोग कुछ भी कर ले, बाकी उन होली नाइट के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। बाकी ये सब पावर्स जो होली नाइट के पास है ना, वो सब नॉर्मल लोगों के पास थोड़ी है। हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पे सलमान की गैंग पहुंच जाती है और उनके मैजिक से उन सभी होली नाइट्स को पकड़ लेता है। अब सलमान को देख के ये सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि होली प्रीस्ट यहाँ क्या कर रहा है। फिर सलमान बताता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, गॉड की दी हुई पावर से ही तुम लोग गॉड के खिलाफ ही लड़ाई कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद ही सलमान सारे होली नाइट्स को कैप्चर कर लेता है अपने डिवाइन आर्ट की मदद से। उसके बाद हमें शार्लेट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही चिंता में थी। शार्लेट कहती है कि उनको दवाइयाँ बचाना चाहिए, पास में ही उनकी फार्मेसी की दुकान है। उधर फार्मा ने बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन को बचा के रखा है। इतने में ही शार्लेट नोटिस करती है कि आसमान में से कोई सा तेजी से रोशनी निकलता हुआ आता है, और भाई ये और कोई नहीं बल्कि हमारा फार्मा होता है, जो कि अपनी छड़ी पे उड़ता हुआ आ रहा होता है अपने शहर में। फार्मा एक जगह पर खड़ा होकर अपने शहर की हालत देखने लगता है कि इधर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उसको ऐसा नहीं लग रहा होता कि उसके शहर में ऐसा कुछ हो जाएगा। वो देखता है कि उसके शहर में बहुत तेजी से ब्लैक डेथ फैल रहा था। उसके बाद वो एक काले धुएं के पास जाने लगता है। तभी फार्मा नीचे अपने डैड को देखता है। हम इधर देखते हैं कि इधर होली नाइट्स को पकड़ लिया गया होता है। जो रॉयल गार्ड्स होते हैं वो इसका असली मकसद पूछ रहे हैं कि तुम ये क्या करना चाहते हो। तो फिर एक होली नाइट कहता है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, ये ब्लैक डेथ वगैरह के बारे में, हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमें कहा गया है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया है, और जिसने हमारे लोगों को बंदी बनाया है वही हमसे ये सब काम करवा रहा है, और वो इतना ताकतवर है कि चुटकी बजाते ही सबको मार डालेगा। फिर फार्मा के डैड उससे पूछते हैं कि क्या उसके बाल ब्लू कलर के हैं, उसके चेहरे पे जलने का निशान है। वो बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फार्मा के डैड बिल्कुल सही बोल रहे थे, फार्मा के डैड का अंदाजा बिल्कुल सही था। इसमें से एक होली नाइट कहता है कि हमने हमारा काम कर लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि अब हमारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये बोलते बोलते ये वाला होली नाइट भी मर जाता है, और हमें बताया जाता है कि सारे होली नाइट मर चुके हैं। ब्रूनो बोलता है इनका अच्छे से अंतिम संस्कार करा जाए। फार्मा अपने डैड से पूछता है, क्या डैड आप उस आदमी को जानते हो जो ये सब कर रहा है? मैं उसको जानता हूँ, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त हुआ करता था, पर अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। उसके बाद हमें शार्लेट दिखाई जाती है, जो कि फार्मा को अंदर जाने के लिए कहती है। उसके बाद सीन होली नाइट पे आया होता है, जिन लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि फार्मा को कुछ एकदम से महसूस होता है, इसलिए वो अपनी डिवाइन आई का यूज करते हुए उधर देखता है। उधर कुछ ब्लैक ऑरा टाइप का उसको दिखता है। उसके बाद फार्मा उसके डैड को ही बताता है, और उसे ये उसका डैड सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फार्मा के डैड कहते हैं कि इमरजेंसी बेल को दोबारा बजाओ, क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं है।
कैमस इधर आया है और वो इधर देखने आया कि उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट फार्मेसी के उधर चली आती है और शार्लेट देखती है कि इधर फार्मा जब आ चुका है तो इधर हम क्यों नहीं जा सकते, और बिना चिंता के शार्लेट अपने शॉप के अंदर चली आती है। शार्लेट के साथ एक गार्ड को कुछ महसूस होता है और बाकी बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उसने उसको मार दिया होता है, किसी ने उसको चाकू मार दिया होता है। तो भाई वो बंदा और कोई नहीं, कैमस है। कैमस ने उसको चाकू मार दिया है। शार्लेट तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और शॉक होकर खड़े हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर फार्मा और फार्मा के डैड आ जाते हैं और फार्मा देखता है कि शार्लेट और एक आदमी वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं। फार्मा के डैड कहते हैं तुम इन लोगों का ध्यान रखो और मैं जब तक इसको निपटाता हूँ। लेकिन गाइस हम देखते हैं कैमस को उसके अटैक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, उल्टा वो तो फार्मा के डैड का मजाक उड़ाता है कि तुम अभी तक नहीं समझे, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि दुनिया के सारे लोग एक न एक दिन मरेंगे, तो सबके लिए इतना चिंता करने का क्या मतलब। फार्मा के डैड कहते हैं कि सब कुछ ऐसे नहीं चलता, सब लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं। फार्मा के डैड अपने आइस अटैक से उस पर अटैक करते हैं। उसके बाद हम फार्मा को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन आई का यूज़ करके दोनों के जहाँ का वीक स्पॉट देख लेता है और उस जगह को सही करने की कोशिश करता है। और हम इधर देखते हैं जिधर फार्मा के डैड कैमस के ऊपर लगातार अटैक कर रहे जा रहे होते हैं, बाकी उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता। अब कैमस ने भी अटैक करना शुरू कर दिया होता है, जब वो खड़ा था बाकी अब वो खड़ा नहीं रहेगा, वो अटैक करेगा। फिर हम देखते हैं फार्मा को जो अपने आई का यूज़ करके दोनों के वीक स्पॉट देख के उसको सही करने की कोशिश करता है। फार्मा के डैड कहते हैं कि एक फार्मासिस्ट इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो सकता है। हमें पता चलता है कि शार्लेट और उस आदमी के ऊपर अलग अलग जहर से अटैक करा गया है। फार्मा को बहुत टाइम लग रहा होता है उनको हील करने में, बाकी कुछ समय बाद आखिरकार फार्मा उनको हील कर ही देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फार्मा के डैड वो लड़ाई हार चुके होते हैं। कैमस आ जाता है फार्मा के सामने, पर फार्मा लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी था। ब्रूनो फार्मा को डराने लगता है और कहता है इस दुनिया में इंसानों के जीने की कोई वजह नहीं है, सब इंसान बुरे होते हैं और सब इंसानों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। और साथ ही ये भी बताता है कि मैं इस वजह से इधर आया हूँ, इधर बहुत सारे जहर है। फार्मा की शॉप पर मेडिसिन्स और हब होने के साथ साथ बहुत सारे जहर हैं। इन सभी जहर को हर जगह फैलाने से सारे लोग मर जाएंगे, और क्या होगा जब इसका एंटीडोट को ही हम लोग ख़त्म कर दें। एकदम से ही वो हड्डी का ढांचा अपने जेब में से एक बोतल निकालता है और इसके अंदर जहर होता है। उसको फार्मा अपने मैजिक से गायब कर देता है उस बोतल को। वो हड्डी का ढांचा बहुत शौक में होता है कि उसका सारा जहर कहाँ चला गया। फार्मा बोलता है बस तुम्हारा बहुत हो गया है घटिया एक्सपेरिमेंट। इतना बोलते ही फार्मा अपने मैजिकल पावर से उसको एक जोरदार पंच मारता है और साथ ही फार्मा उससे कहता है तू ऐसा क्यों कर रहा है और तेरे पास इतनी ज्यादा ताकत है, तू सब कुछ सच सच देख सकता है। फिर ये हड्डी का ढांचा फार्मा को बोलता है मैं भी एक फार्मासिस्ट था और तू भी एक फार्मासिस्ट है, और हम दोनों को पता है हम दोनों एक अलग ही वर्ल्ड से आए हैं। हम लोग इनके लिए जो भी करें ये फिर भी हमें हेट करेंगे, चाहे इन सभी के लिए तुम अपना जान भी क्यों ना दो, फिर भी ये लोग तुम्हें हेट करेंगे जैसे इन लोगों ने मेरे साथ करा था। फिर वो हड्डी का ढांचा सबको बताने लगता है हम दोनों इविल स्पिरिट है और हम दोनों इस दुनिया से नहीं, हम कहीं और से आए हैं। फार्मा का हाथ एकदम से चमकने के लगता है, इसका मतलब फार्मा का डिवाइन पावर एक्टिवेट हो चुका होता है। फार्मा कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग मुझे मार भी क्यों ना दे तो भी मैं उनको बचाता रहूंगा, यही एक फार्मासिस्ट का काम होता है। इतना बोलते ही फार्मा उसको एक जोरदार पंच मारता है जो कि दीवार तोड़ते हुए बाहर जाके कहीं गिरता है। वो पंच बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। फिर हम देखते हैं फार्मा एकदम उसके ऊपर आ चुका होता है और जो कि एक बहुत खतरनाक सा पंच मारता है। पंच क्या था भाई, दोनों हाथ से मारता है। फिर वो हड्डी के ढांचे के पास आसपास बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं एनर्जी की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं आसमान में बहुत सारे पटाखे टाइप फूट रहे होते हैं, बाकी वो पटाखे नहीं, आपको पता है वो क्या था, वो हड्डी को मारा था उसकी वो थी। सलमान कहते हैं आखिरकार उसने उस अटैक को चुन ही लिया। और साथ ही हमें ये पता चलता है वो जो मैजिक यूज करा था अभी फार्मा ने, वो एक प्योरिफिकेशन मैजिक था। फार्मा अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके बाद फार्मा के डैड कैसे न कैसे करके बाहर आ जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो हड्डी के ढांचे की इविल स्पिरिट थी वो गायब हो चुकी होती है। ये देखकर फार्मा के डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके पुराने दोस्त को अब मुक्ति मिल चुकी है। शार्लेट और वो आदमी भी ठीक हो चुके होते हैं जो कि अब बाहर आके सब कुछ देखने लगते हैं, और शार्लेट तो उसके पीछे चिपक जाती है फार्मा के। फिर हमें पता चलता है जितने भी सारे लोग इन्फेक्टेड थे वो सारे लोग अब ठीक हो चुके होते हैं। फार्मा ने सब लोगों का इलाज कर दिया होता है। साथ ही में एलन जो पोर्ट की तरफ जितने भी बीमारी फैली हुई थी उधर सबको खत्म कर देती है। उसके बाद हमें बताया जाता है फार्मा ने और ही तरह तरह के मेडिसिन बना लिया होता है अलग अलग बीमारी से लड़ने के लिए और इस बीमारी से लड़ने के लिए भी। साथ ही में क्वीन ये अनाउंसमेंट करती है कि हमारा पूरा का पूरा देश, हमारा पूरा का पूरा किंगडम ब्लैक डेथ से रिकवर हो चुका है। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे शहर में मौज मस्ती का माहौल चल रहा होता है। उसके बाद हमें फार्मा के पूरे पलटन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश थी। बहुत टाइम बाद उनका फार्मेसी दोबारा से ओपन हुआ है। शार्लेट कहती है कि वो तो काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इधर एलन भी बहुत ज्यादा खुश है।
फार्मा भी यही इंतज़ार कर रहा था कि सब लोग मिलजुल कर अच्छे से काम करें, जैसे सब कुछ चलता था वैसे ही चले। फिर एकदम से शॉप में वो अंकल आ जाते हैं सी सिकनेस की गोली लेने के लिए। फार्मा वो अंकल को थैंक यू बोलता है और कि अंकल बोलते हैं मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। एलन फार्मा को कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही सबको ठीक करा है, और साथ ये भी कहती है अगर तुम ना होते तो शायद हम जिंदा भी नहीं होते। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शार्लेट पैरेलल वर्ल्ड की फार्मेसी का शॉप ओपन कर देती, दरवाज़ा खोल देती है, जिधर बहुत सारे कस्टमर होते हैं और शार्लेट सबका वेलकम करती है। और बहुत प्यारे तरीके से इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। और साथ ही मुझे ये भी बता देना है कि अगला एनिमे मैं किस पर बनाऊं।